नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं संसदीय प्रक्रिया। आप बताइएगा सर, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? संसदीय प्रक्रिया। सर संसदीय प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे और बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि सर इसे हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। आप कहेंगे सर प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग? आप कहेंगे सर पार्लियामेंट्री 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 प्रोसीडिंग। ठीक है जी, प्रोसीडिंग। चलिए जल्दी जल्दी से आप आ जाइए कि सर यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमें पता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 98 से। हम यहाँ पर बात करेंगे सर अनुच्छेद 98। देखिए अनुच्छेद 98 में सचिवीय स्टाफ की बात है कि सर सचिवीय स्टाफ वगैरह जो होंगे, सचिवालय जो होंगे, वो कौन से आर्टिकल में आते हैं। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि सर जो सचिवीय स्टाफ वगैरह हैं, सचिवालय हैं, ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 98 में। लोकसभा का अपना सचिवालय होता है, राज्यसभा का अपना सचिवालय होता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो मंत्री वगैरह होते हैं ये गवार अनपढ़ होते हैं? क्या इनको इतना अक्ल है, इतना कानून की समझ है कि ये भ्रष्टाचार कर पाएं या नियम कानून बना पाएं? इन्हें इतनी इंग्लिश आती है कि जो जो संसद में बिल पेश किए जाते हैं ये लिख पाएं? ये कुछ नहीं करते। सारा काम कौन करते हैं? सचिवालय, जो आईएएस अधिकारी होते हैं। सचिवालय में आईएएस अधिकारी बैठते हैं, है ना। जो सचिव होते हैं, जो बड़ा अधिकारी होता है, जो आईएएस होता है, सीनियर आईएएस होता है, उसे सचिवालय में बैठाया जाता है सचिव बनाकर। और एक सचिव के कंट्रोल में लगभग 150-200 आईएएस आते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसको पढ़िए, मेहनत करिए। हम बात करेंगे सर इसमें क्या लिखा है? सचिवालयों का गठन। जो सचिवालय होते हैं, सचिवालय, ठीक है, सचिवालयों का गठन, सचिवालयों एवं सचिवीय स्टाफ का गठन, या सचिवीय, आप कहेंगे सर सचिवीय स्टाफ। जो सचिवीय स्टाफ होते हैं की व्यवस्था कि सर कौन से आर्टिकल में सचिवालय बनाया जाता है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर सचिवालय जो होंगे ना, जैसे कि अब सचिवालय की बात करें, आप मुझे बताइए सर जो सचिवालय हैं, सचिवालय यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चलिए बहुत बढ़िया, सचिवालय हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सचिवालय के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर ये सचिवालय लोकसभा का भी होगा, राज्यसभा का भी होगा। लोकसभा का अपना सचिवालय होता है और राज्यसभा का अपना सचिवालय होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, आप कहेंगे सर लोकसभा राज्यसभा का अपना अपना सचिवालय होता है। चलिए, तो इनके जो सचिवालय हैं कि लोकसभा सचिवालय, चलिए बताइए ये कब बनाए गए थे? लोकसभा सचिवालय की स्थापना कब हुई? राज्यसभा सचिवालय की स्थापना कब हुई? सचिवालय, ठीक है जी, यहां पर हम कहेंगे। चलिए बताइए लोकसभा सचिवालय इनकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में। 1952 में ये बनाया गया, 1952 में ये बनाया गया। ठीक है, अब यहां पर बात होगी कि सर जो लोकसभा सचिवालय है इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? सचिव होता है। कौन होता है जी? महासचिव जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महासचिव। तो इसका जो होगा, इसका जो सबसे बड़ा पद होगा, इसमें सबसे बड़ा पद होता है महासचिव का। किसका? महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी।
आप कहेंगे सर जनरल सेक्रेटरी, इसमें भी जो सबसे बड़ा पद होगा वो होगा महासचिव का। किसका? महासचिव का। और ये महासचिव के बारे में बात करेंगे, महासचिव जनरल सेक्रेटरी। कौन? जनरल सेक्रेटरी। आप कहेंगे सर जनरल सेक्रेटरी। चलिए जनरल सेक्रेटरी के बारे में हम बात करेंगे। जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। चलिए बहुत बढ़िया, जनरल सेक्रेटरी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। अब इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कि सर जो ये महासचिव होता है इसे, इसकी नियुक्ति कौन करता है? आईएएस अधिकारी होते हैं भैया ये। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप कहेंगे सर ये आईएएस अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा में तो लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर द्वारा नियुक्ति की जाती है। और यहाँ पर आप कहेंगे सर सभापति द्वारा। यहाँ पर सभापति जिसे चेयरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेयरमैन। चलिए बता देना कि भैया चेयरमैन द्वारा। अच्छे से आप लोग पढ़ना, समझना। दो तीन चीजें हैं कि सर लोकसभा सचिवालय ये कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 98 में। अनुच्छेद 98 कहता है कि लोकसभा के लिए एक लोकसभा सचिवालय होगा, राज्यसभा के लिए एक राज्यसभा सचिवालय होगा। राज्यसभा सेक्रेटरिएट होगा, लोकसभा सेक्रेटरिएट होगा, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी दोनों की। इसमें एक अध्यक्ष होता है, यानी कि लोकसभा सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी होता है महासचिव, जो आईएएस अधिकारी होते हैं। ये जो बनते हैं ना, ये सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं। ये जो महासचिव बनते हैं ना, ये आईएएस ऑफिसर होते हैं। ये कौन होते हैं? ये जो सीनियर आईएएस होते हैं ये बनते हैं। ठीक है। महासचिव की नियुक्ति लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं, राज्यसभा में सभापति जो चेयरमैन होता है यानी कि उपराष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। अब ये यहां पर एक पॉइंट आपको लिखना है कि सर जो ये महासचिव हैं, ये जो महासचिव हैं, महासचिवों को, इन महासचिवों को 1990 में किसकी भैया? 1990 में केंद्रीय सचिव का दर्जा दिया गया। किसका? आप कहेंगे सर केंद्रीय सचिव का दर्जा दिया गया। ठीक है जी, किसका? केंद्रीय सचिव का दर्जा दिया गया है, का दर्जा। ठीक है, केंद्रीय सचिव का दर्जा दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम बात कर रहे हैं, सारी चीजों को लिखना कि सर ये थोड़ा सा टफ लग सकता है आप लोगों को कि भैया इसमें होता क्या है। ये जो है इन्हें केंद्रीय सचिव का दर्जा कब दिया गया है? तो आप कहेंगे सर 1990 में। कब? 1990 में केंद्रीय सचिव का दर्जा दिया गया है। फटाफट से आपने लिखना है, बस यहां तक ये पॉइंट हमें लिखने होंगे। अब बात आती है कि सर अनुच्छेद कैबिनेट सेक्रेटरी भी जनरल सेक्रेटरी होता है। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा इन महासचिवों को कब दिया गया है? 1990 में। ठीक है, कब? 1990 में। हमारे भारत का सबसे बड़ा सिविल अधिकारी होता है महासचिव, जो केंद्रीय सचिव होता है। जो केंद्रीय सचिव है भारत का सबसे बड़ा सिविल अधिकारी है। अगर बात करें कि सर कानून में अगर बात हो कि सब भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन है, लॉ ऑफिसर कौन है, तो वो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल। लेकिन अगर सिविल में देखा जाए, जो आईएएस वगैरह बनते हैं, आईएएस की सबसे बड़ी पोस्ट होती है महासचिव की। और उसके बाद जब वो कैबिनेट में केंद्र महासचिव बनता है, कैबिनेट महासचिव बनता है, कैबिनेट सचिव बनता है, तो वो होता है भैया सबसे बड़ा पद। ठीक है, वो कौन सा होता है? सबसे बड़ा पद होता है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, यहां तक आपने लिख लिया होगा। चलिए मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज जल्दी से बता देंगे। लिखने में कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां तक हमने ये पॉइंट पढ़ लिए। चलिए लिख लीजिए यहां तक आप लोग। कैबिनेट सचिव का दर्जा कब दिया गया है? तो कैबिनेट सचिव का दर्जा भैया इन्हें कब दिया गया? कौन कौन भैया बता देंगे? तो कैबिनेट सचिव का दर्जा इन्हें कब दिया? केंद्रीय सचिव कह लें या इसे कैबिनेट सचिव कह लें? इसे कैबिनेट कह लें या केंद्रीय लिख लें? मैं इसको कैबिनेट लिख देता हूं। ठीक है जी, चलिए मैं इसको यहां पर क्या लिख देता हूं?
चलिए मैं यहाँ पर केंद्रीय ना लिखकर कैबिनेट लिख देता हूँ, क्योंकि कैबिनेट सचिव के नाम से ही जाना जाता है। वो किसके नाम से जाना जाता है? कैबिनेट सचिव के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लेंगे कि सर कैबिनेट सचिव, ठीक है, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव, सचिव। चलिए अब हमने यहां तक पढ़ा, आगे बात होगी, ये सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हो गए, सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हो गई। अब बात आती है कि सर अनुच्छेद 99 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 99 क्या कहता है? अनुच्छेद 99 में क्या लिखा हुआ, जल्दी से बात करेंगे। आर्टिकल 99, बताइए, क्या मैंने बता दिया था? आर्टिकल 99 में लिखा है संसद सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये लिखवाया था क्या मैंने? संसद सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? शपथ। आप कहेंगे सर संसद सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, ये भी हमने पढ़ लिया था। क्या हमने ये पढ़ लिए हैं? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर, आप कहेंगे संसद सदस्यों की रिक्त पूर्ति, संसद आप यहां पर लिखना संसद सदस्यों की रिक्त पूर्ति, संसद सदस्यों की रिक्त पूर्ति, आप कहेंगे सर संसद सदस्यों की रिक्त पूर्ति, ठीक है जी, रिक्त पूर्ति। इसी का एक क्लोज है, आप कहेंगे सर 100 आर्टिकल 100 खंड 3, इसमें क्या लिखा है? गण पूर्ति, संसद की कोरम, संसद की गण पूर्ति। गण पूर्ति का क्या मतलब है? गण पूर्ति बोले तो हम बोलेंगे कोरम। क्या बोलेंगे जिसको हम? कोरम। कि सर ये कोरम का क्या मतलब है? कि बैठकों के लिए निश्चित संख्या, कि भैया लोकसभा की, राज्यसभा की बैठकों के लिए निश्चित संख्या, बैठकों के लिए निश्चित संख्या, कि भैया बैठकें तब तक नहीं होंगी जब तक एक निश्चित संख्या नहीं होगी। यानी कि कोरम कितना होना चाहिए? अगर लोकसभा की बैठक हो रही है, मान लो लोकसभा की अगर बैठक हो रही है, तो आप कहेंगे सर लोकसभा में बैठकों के लिए कोरम कितना होना चाहिए? 1/10 भाग, तभी तो बैठक होगी। ऐसे ही राज्यसभा में भी बैठक तभी होगी जब राज्यसभा का 1/10 भाग सदस्य उपस्थित हों। 1/10 भाग, ठीक है, 1/10 भाग सदस्य उपस्थित हों, ठीक है जी। आप कहेंगे सर 1/10 भाग सदस्य उपस्थित हों। यहां तक हम लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। आप मुझे बताइए जल्दी से, आप मुझे बता दीजिए कि सर इसका सही क्या होगा। ये आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है जी। चलिए कि सर कोरम क्या होगा? फुलफिल द वैकेंसी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर फुलफिल द वैकेंसी ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर लिखनी है, ठीक है जी। पार्लियामेंट, चलिए अब ये हमने बात कर ली कि लोकसभा की बैठक तब तक नहीं होंगी जब तक 1/10 भाग सदस्य उपस्थित ना हो। ये कोरम है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिखना है। अब आगे बात करते हैं। यहां तक हमने पढ़ा, हम बात कर रहे हैं सर अनुच्छेद। यहां पर हम अनुच्छेद 101 एवं 102 पढ़ेंगे कि सर 101 102 में क्या दिया हुआ है। आप क्या बताइएगा कि सर संसद सदस्यों के बारे में कि उनकी क्या डिस्क्वालिफिकेशन होंगी, क्या निर्योग्यताएं होंगी, और निर्योग्यताओं का डिसीजन कौन लिखेगा।
ये लिखवा दिया क्या मैंने संसद में? कोई बात नहीं, ये इसमें भी आएगा, ये इसमें भी आएगा, ठीक है। इसमें भी लिख लेना कि सर संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं, संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं, की निर्योग्यताएं, क्या क्या निर्योग्यताएं होंगी? निर्योग्यताएं आप कहेंगे सर डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है जी, डिस्क्वालिफिकेशन। कि क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है बताइए जल्दी से। डिस्क्वालिफिकेशन, तो यहां पर हम बात करेंगे सर डिस्क्वालिफिकेशन। चलिए मुझे बता दीजिए कि सर डिस्क्वालिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे। आप मुझे बताइए डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, जल्दी जल्दी से बताइए कि सर डिस्क्वालिफिकेशन कि भैया पागल ना हो, दिवालिया ना हो, बैंक करप्ट ना हो, सेवा शर्तें हमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, राष्ट्रपति की हमने पढ़ी थी, है ना, उपराष्ट्रपति की हमने पढ़ी। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हम यहाँ पर बात करें, सर सहदेव जी पूछ रहे हैं कि मतलब 550 का 55, अब ऐसे मान के चलो कि 543 सदस्य हैं लोकसभा में, तो उसका 1/10 भाग आप निकाल लो। 1/10 भाग लगभग 54 के आसपास होगा, है ना। 55 ही आता है वैसे तो, और उसका 25 आता है राज्यसभा का। चलिए, तो ये हमने बातें करनी है कि सर क्या क्या होना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि भैया क्या क्या निर्योग्यताएं, कि कोई अपराधी है जिसे 2 साल की सजा हो चुकी है तो वो इसमें आएगा, लेकिन उसकी निर्योग्यताओं का निर्णय कौन लेगा? स्पीकर और सभापति। लेकिन यदि दिवालिया है, पागल है, ठीक है, तो ऐसे आधारों पर जो संसद द्वारा बनाई गई योग्यताएं हैं उनको अगर कोई फुलफिल नहीं करता है तो राष्ट्रपति डिसीजन लेता है। अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 103 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 103 क्या कहता है? 103 कहता है कि सर संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं का निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? संसद सदस्यों की निर्योग्यताओं का निर्णय, की निर्योग्यताओं का निर्णय कौन लेगा? जल्दी से बताइए। निर्योग्यताओं का निर्णय, का निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? निर्णय आप कहेंगे सर निर्णय राष्ट्रपति द्वारा, निर्णय राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर, द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर, चुनाव आयोग की सलाह पर, की सलाह पर, सलाह पर, ठीक है। चलिए, अब यहां पर बात आती है सर अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है संसद सदस्यों के विशेष अधिकार, संसद सदस्यों के विशेष अधिकार, के विशेष अधिकार क्या है जी? इसमें विशेष अधिकार। चलिए, आप कहेंगे सर विशेष अधिकार की बात यहां पर हो रही है। संसद सदस्यों के विशेष अधिकार क्या है जी? विशेष अधिकार बताइए। विशेष अधिकार, संसद सदस्यों के विशेष अधिकार आप मुझे बताइएगा सर। स्पेशल, स्पेशल राइट्स, स्पेशल राइट्स, क्या क्या स्पेशल राइट्स होंगे? कि जब संसद के सत्र चलेंगे तब तक किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जैसे लोकसभा का सत्र चल रहा है और लोकसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है या शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, ऐसी स्थिति में किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। दिलीप जी कह रहे हैं कि सर 100 में रिक्त पूर्ति कैसे? मान लीजिए जैसे लोकसभा सांसद है कोई, उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी रिक्त पूर्ति हो गई, ठीक है। उसकी रिक्त पूर्ति के लिए 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराया जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंग्लिश में भी लिखूं क्या? ठीक है। जो निर्योग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं जी? आप कहेंगे सर डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, डिसीजन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। चलिए, ये हमने पढ़ा। आगे बात करते हैं कि सर यहां तक हमने सारी बातें पढ़ ली। अब आप मुझे बताइए क्या यहां तक आप लोग लिख रहे हैं या नहीं? चलिए जल्दी से बताइए जी। बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। हम यहां पर बात करेंगे सर, ये तो हमने पढ़ रखे हैं, ये तो हमने सारी बातें कर ली है ना।
चलिए चलिए लिख लीजिए आप लोग ये सारे पॉइंट। चलिए मैं सेलेक्टेड आर्टिकल ही कराऊंगा, आप लोगों को सेलेक्टेड आर्टिकल ही कराऊंगा। अनुच्छेद 107 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 107 कहता है कि भैया संसद में सामान्य, आप कहेंगे सर संसद में जो सामान्य विधेयक होते हैं, सामान्य विधेयक, जो सामान्य विधेयक साधारण विधेयक होंगे, सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, विधेयक जिसे ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है इंग्लिश में, क्या कहते हैं जी? ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल पेश किया जाएगा, ऑर्डिनरी बिल पेश, संसद में ऑर्डिनरी बिल पेश करने से संबंधित व्यवस्था होगी। वही हम अनुच्छेद 108 की बात करेंगे। अनुच्छेद 108 में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अनुच्छेद विशेष अधिकार और भी हैं, विशेष अधिकार तो बहुतों को है, जैसे 104 में, अनुच्छेद 104 में किसको दिया हुआ? 194 में जो विधायक होते हैं उनको, ठीक है, राष्ट्रपति को 361 में, राज्यपाल को 361 में। विशेष अधिकार हैं क्या? मैंने अनुच्छेद 14 पढ़ाया था, वहां पर एक्सप्लेन किया था, भूल गए? दोबारा रिवाइज करा देता हूं। स्पेशल अधिकार का मतलब है कि जब तक संसद के सत्र चल रहे हो, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा में चल रहे हो, वो शीतकालीन, मॉनसून और बजट, जब तीनों सत्र चल रहे हो, ऐसी स्थिति में किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि कोई बहुत ज्यादा कंडीशन है, इमरजेंसी है, गिरफ्तार करना ही है, तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष से पूछकर, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति से पूछकर ही सदस्य को गिरफ्तार पुलिस कर सकती है, अन्यथा नहीं। चलिए अब ये बातें हमने यहां पर पढ़ ली, ये बातें हमने यहां पर पढ़ ली। अब हमारी बात आती है कि सर ये सारे पॉइंट हमारे हो गए, है ना, यहां पर हमने पढ़ लिया। अब बताइए मुझे कि मैंने आपको बता दिया क्या? जॉइंट सेशन अनुच्छेद 108 मैंने बता दिया क्या? संसद में आई थिंक मैंने लिखवा भी दिया था कि सर लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए बताइए, चलिए बताइए सर, आई थिंक आपको इस बारे में सही से पता होगा। क्या मैं पूछ सकता हूं? क्या क्या पूछना चाह रहे हो ऋतिक जी? आज पहली बार कोई लेक्चर लाइव ले रहा हूं, कोई बात नहीं, लाइव लीजिए या रिकॉर्डेड लीजिए, वो तो भैया क्लास देके अभी पढ़ रहे हैं तब भी ऐसे ही पढ़ना है, जब आप रिकॉर्डेड पढ़ेंगे तब भी ऐसे ही पढ़ना है। तो वो सिंपल सी चीजें हैं, उसमें आपको कोई टेंशन लेनी है नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 108 करा दिया क्या मैंने? वैसे मैंने करा दिया था, हो सकता है मैंने राष्ट्रपति में कराया होगा, राष्ट्रपति में कराया है क्योंकि मुझे याद है अच्छे से, है ना। हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 109 की, क्योंकि 108 तो मैंने करा दिया। 109 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर इसमें लिखा है धन विधेयक। क्या लिखा है जी इसमें? आप कहेंगे सर धन विधेयक, धन विधेयक, ठीक है, मनी विल, इसको हम क्या बोलेंगे जी? मनी विल। कि सर धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से किसमें पेश किया जाता है? पूर्व स्वीकृति से किसमें पेश करते हैं? स्वीकृति से, आप कहेंगे सर पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पर? लोकसभा में पेश करते हैं, लोकसभा में पेश करते हैं, करते हैं। चलिए ये आप लिखिएगा, लोकसभा में पेश करते हैं। यहां पर हमने ये बातें पढ़ ली हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात आप मुझे बताइए कि सर लोकसभा में हम इसको क्या करते हैं जी? पेश करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो बहुत अच्छी चीजें हो गई कि सर धन विधेयक, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, इसे केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में केवल स्वीकृति की आवश्यकता होती है, पेश किया जाएगा प्रथम, पहले, ठीक है, पहले। राज्यसभा में केवल इसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा में केवल क्या होगी? आप कहेंगे सर स्वीकृति की आवश्यकता होगी। राज्यसभा में क्या होगी? केवल स्वीकृति की आवश्यकता होगी,
किसकी आवश्यकता होगी जी? आप कहेंगे सर स्वीकृति की आवश्यकता है। और राष्ट्रपति से, राज्यसभा से कब तक आवश्यकता? आप कहेंगे सर राज्यसभा इसे कब तक रोक सकती है? चलिए, राज्यसभा मात्र 14 दिन तक इसे रोक सकती है। ठीक है, राज्यसभा आप कहेंगे सर मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। अगर वो रिटर्न नहीं भेज रही है 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 15वें दिन वो स्वतः ही पास हो सकता है। 15वें दिन वो स्वतः ही पास हो जाएगा, रोक सकती है। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 110 में क्या दिया हुआ है बताइए जल्दी से। अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा। किसकी भैया? धन विधेयक की परिभाषा। विधेयक की परिभाषा। परिभाषा। अच्छा, ये बताइए डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आप कहेंगे सर डेफिनेशन ऑफ मनी बिल कि सर परिभाषा की बात यहां पर हो गई मनी बिल। ये बताइए निर्णय कौन लेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं? आप कहेंगे सर ये स्पीकर। आप कहेंगे सर ये बताइए निर्णय कौन लेता है? निर्णय कि सर ये धन विधेयक है या नहीं? निर्णय, ये निर्णय किसका होगा? डिसीजन किसका होगा कि धन विधेयक है या नहीं? धन विधेयक है या नहीं? है या नहीं? जो भी बिल पेश किया गया है धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय यानी कि डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष लेगा। चलिए, अब हम बात करेंगे सर प्रश्नकाल की, शून्यकाल की। बस दो पॉइंट इसमें और हमें पढ़ने हैं कि सर शून्यकाल क्या होता है, ठीक है, प्रश्नकाल क्या होता है। इस प्रकार के कुछ हम बहुत अच्छे से महत्वपूर्ण चीजों को यहां पर पढ़ेंगे। चलिए, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है जी, यहां तक आपने लिख लिया? चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने सारी बातें पढ़ ली। चलिए, हम बात कर रहे हैं कि सर ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए सर, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा और बता दो। अनुच्छेद 120, 121, 122 और बता दो। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, लिख लीजिए ये सारे पॉइंट। आगे बात होगी एक आर्टिकल में बता रहा हूं अनुच्छेद 120 में क्या लिखा है। 120 में लिखा है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आप कहेंगे सर संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा। चलिए, यहां पर हमने लिख लिया है कि सर यहां आप मुझे बताइए लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज होगी? किस लैंग्वेज का प्रयोग? लैंग्वेज यूज इन पार्लियामेंट। लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट। 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 चलिए, यहां पर हमने पढ़ लिया। यहां पर सारी चीजें हमने पढ़ ली। किसी को कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं? चलिए, अब जैसे कि संसद में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा या अंग्रेजी का, हिंदी या अंग्रेजी, इन दोनों ही भाषाओं का प्रयोग होगा, इसके अलावा कोई भाषा नहीं। ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी में ही प्रयोग किया जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति जिसे ना तो हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, वो अपनी भाषा में भाषण देना चाहे तो वो लोकसभा अध्यक्ष से पूछ सकता है। लोकसभा अध्यक्ष से पूछ सकता है। सर, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। यदि स्पीकर नहीं है तो कौन? डिप्टी स्पीकर। और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो कौन? राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा। यहां पर एक चीज और हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 121, आर्टिकल 121 में क्या लिखा है? 121 में लिखा हुआ है कि संसद द्वारा किसी भी कोर्ट की कार्यवाही की जांच नहीं करेगी, यानी कि न्यायाधीशों के कर्तव्यों की जांच पर चर्चा, न्यायालयों की चर्चा संसद में नहीं की जाएगी। ठीक है,
सर धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के लिए बुलाई जाती है, केवल और केवल साधारण विधेयक के लिए बुलाई जाती है। ठीक है शुएब, चलिए यहां पर हमने ये बात करनी है, इसमें लिखा है कि सर न्यायाधीशों के कर्तव्यों को लेकर, जो न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीशों के कर्तव्यों को लेकर, कर्तव्यों ड्यूटीज को लेकर संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। कहां पर? संसद में चर्चा नहीं होगी, चर्चा डिबेट नहीं होगी। ठीक है, डिबेट नहीं होगी, नहीं होगी। चलिए हमने ये पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर यहां पर एक चीज और हम बात कर रहे हैं, सारे पॉइंट आप लोग लिखिए, सारे पॉइंट आप लोग यहां पर लिखिए। अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 122 के बारे में हम बात करेंगे कि सर अनुच्छेद 122 में क्या लिखा है। आप कहेंगे सर न्यायालयों में, न्यायालयों में, न्यायालयों में न्यायालयों में संसदीय संसदीय प्रक्रिया की जांच नहीं की जाएगी। आप कहेंगे सर संसदीय कार्यवाही की जांच नहीं होगी, कार्यवाही की जांच नहीं होगी, की जांच नहीं होगी, जांच नहीं होगी, होगी। चलिए अब हम बात करेंगे सर प्रश्न काल क्या है, शून्य काल क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चलिए मुझे बता दीजिए। चलिए आपने ये लिख लिया कि सर प्रश्न काल कब से कब तक होता है, शून्य काल कब से कब तक होता है, इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार की कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न काल है, जिसे हम क्वेश्चन आवर कहते हैं, जो 11 से लेकर 12 बजे तक चलता है। ठीक है, इसमें तारांकित प्रश्न पूछा जाता है, अतारांकित पूछा जाता है, अल्प प्रश्न के प्रश्न पूछे जाते हैं या अल्प सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कहेंगे सर तारांकित प्रश्न क्या होता है? ऐसे प्रश्न जिन पर स्टार बना रहता है, जिनके उत्तर मौखिक होते हैं, जिसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अधिकतम 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसकी सूचना 15 दिन पहले देनी होती है। कितने दिन पहले देनी होती है? 15 दिन पहले देनी होती है। ठीक है जी, चलिए तो यहां पर हमने बात करनी है कि सर प्रश्न काल, प्रश्न काल, प्रश्न काल में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्न काल जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर। इसमें अगर मैं बात करूं सर प्रश्न काल, ये 11 AM से लेकर 12 PM तक होता है। कब तक होता है? 12 PM तक होता है। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। सिंपल है कि सर इसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के मुख्यतः। तारांकित प्रश्न होता है एक, तारांकित, तारांकित प्रश्न को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्टार क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन। ठीक है जी। एक होता है भैया अतारांकित प्रश्न। आप कहेंगे सर अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न का क्या मतलब है? जिस पे तारा ना बना हो, स्टार ना लगा हो। ठीक है, अनस्टार क्वेश्चन। आप कहेंगे सर अनस्टार क्वेश्चन। चलिए अब बात आती है, एक होता है अल्प सूचना का प्रश्न। कौन सा जी? शॉर्ट नोटिस प्रश्न, अल्प सूचना का प्रश्न, अल्प सूचना का प्रश्न, प्रश्न यानी कि आप इसको कहेंगे शॉर्ट नोटिस, नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे सर तारांकित प्रश्न क्या होगा। तारांकित प्रश्न क्या होगा? जल्दी से बताइए कि सर तारांकित प्रश्न कौन से होंगे? तारांकित प्रश्न आप कहेंगे ऐसे प्रश्न जिन पर क्वेश्चन बना रहता है या स्टार बना रहता है। आप कहेंगे सर ऐसे प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिन पर
स्टार बना होता है, स्टार बना हो। ठीक है। अच्छा, इन प्रश्नों के जो आंसर होते हैं, आंसर कैसे मिलते हैं? आप कहेंगे सर इन प्रश्नों के आंसर मौखिक दिए जाते हैं, मौखिक। ठीक है, मौखिक यानी कि ओरल। आप कहेंगे सर इनके आंसर कैसे मिलते हैं? ओरली मिलते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि सर अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक बार में? अधिकतम आप कहेंगे सर 20 प्रश्न। ठीक है जी, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। चलिए, और अगर बात होगी इनकी सूचना कितने दिन पहले, जिससे पूछना होगा तो सूचना 15 दिन पहले देनी होती है स्पीकर महोदय को। सूचना 15 दिन पहले किसे देनी होगी? स्पीकर को। ठीक है जी, कि भैया स्पीकर संबंधित व्यक्ति को ये बात पहुंचा दे कि भाई ये वाले व्यक्ति ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो ये तारांकित प्रश्न हो गए। ये क्या हो गए जी? ये तारांकित प्रश्न हो गए कि सर ऐसे प्रश्न जिस पर स्टार बना उत्तर मौखिक दिया जाता है। ठीक है, अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पीकर को सूचना दी जाती है, स्पीकर को सूचना दी जाती है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए, समझ गए भैया? बहुत बढ़िया। अब आगे बात करेंगे, यहां पर ये तारांकित हमने लिख लिया है ना, तारांकित लिख लिया। अब हम बात करेंगे सर अतारांकित की। अतारांकित, अतारांकित, चलिए मुझे बताइए। यहां पर हम बात करेंगे सर अतारांकित के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, अतारांकित हम जब पढ़ते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि सर इसमें स्टार नहीं बना होता, और इसके जो आंसर हैं, इसके जो आंसर हैं वो लिखित रूप में दिए जाते हैं। आंसर कैसे? लिखित रूप में। आंसर कैसे मिलेंगे जी? लिखित रूप में आंसर मिलेंगे। आप कहेंगे सर इसके आंसर लिखित रूप में मिलते हैं। ठीक है कि सर आंसर लिखित रूप में मिलते हैं, और जो अल्प सूचना के प्रश्न हैं, जो अल्प सूचना के जो प्रश्न होंगे, अल्प सूचना के प्रश्न, और अल्प सूचना के प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि सर अल्प सूचना के जो प्रश्न होंगे इनके जो आंसर हैं, जो आंसर होंगे ये मौखिक या लिखित किसी भी रूप में दिए जा सकते हैं, मौखिक या लिखित, या लिखित, मौखिक या लिखित। चलिए, हमने पढ़ लिया कि सर मौखिक या लिखित दिए जा सकते हैं। अच्छा, इसके जो है सूचना कितने दिन पहले भेजनी होती है? सूचना आप कहेंगे सर इसकी सूचना कब दी जाती है? सूचना 10 दिन पहले, 10 डेज पहले भैया किसे दी जाएगी? तो ये भी स्पीकर को दी जाएगी, ताकि वो संबंधित व्यक्ति को सूचना दे दें कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, तो यहां पर हमने ये लिख लिया। अब बात आती है कि सर शून्य काल कब होता है? शून्य काल, शून्य काल कब से कब तक माना जाता है? 0 आवर। शून्य काल जिसे हम 0 आवर कहते हैं, 0 आवर। आप मुझे बताइएगा कि सर शून्य काल प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय होता है, जो कि 12 बजे से लेकर 12 PM से लेकर 1 PM तक होता है। 1 घंटे का, कितने समय का? 1 घंटे का होता है जी। ये कितने समय का होगा? 1 घंटे का होगा। चलिए, तो यहां पर हमने लिख लिया फटाफट से, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं है। ये हो गई हमारी। चलिए, तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नहीं अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अनुपूरक प्रश्न पूछे नहीं जा सकते, सॉरी, अनुपूरक प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। चाहो तो यहां लिख लो कि सर इसमें क्या हो सकता है, इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्न। ठीक है, पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सकते हैं, ये हमने लिख लिया। फटाफट से आप लोग लिख लीजिए। चलिए, यहां पर हमने लिख लिया कि भैया इसमें क्या होगा, इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं। ठीक है जी। चलिए, समझ गए आप लोग? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें यहां पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं अलग सेशन में।
ठीक है, अलग सेशन में। चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट था, यहाँ तक आप लोग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। आशा है कि अच्छी लगी होगी क्लास, बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहें। ठीक है, शानदार तरीके से। तो ये चैप्टर हमारा हुआ ख़त्म। अब हम कल बात करेंगे महान्यायवादी की। कल हम बात करेंगे महान्यायवादी और राज्य महाधिवक्ता की। महान्यायवादी और राज्य महाधिवक्ता के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।